नमस्कार। दैनिक अंगारा देख रहे मेरे तमाम दर्शकों को मेरा यानी कि एडवोकेट देव लोहान का प्रणाम। मेरा नमस्कार। 2 दिन बाद बंगाल के चुनाव के नतीजे ये नतीजे ये तय करेंगे कि ईवीएम सच्ची है या ईवीएम झूठी। देश के अंदर एक शानदार तरीके का विपक्ष इस टाइम पर काम कर रहा है और ना सिर्फ ये विपक्ष काम कर रहा है बल्कि इस विपक्ष के साथ लगे हुए जितने भी चमचे हैं, वो भी अपनी बुद्धि को, अपने मस्तिष्क को कहीं पर जाकर गिरवी रख चुके हैं। तर्क निकल कर ये सामने आ रहे हैं कि अगर बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी जीतती है, तो ईवीएम को पाक साफ माना जाएगा, बेदाग माना जाएगा। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी, ममता बनर्जी हार जाती है और बीजेपी जीत जाती है, तो इसी ईवीएम को पाक साफ ना मानकर बदनाम किया जाएगा और इस ईवीएम के अंदर हेरा-फेरी मानी जाएगी। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ। ये बात लगभग अमूमन जितने भी इस वक़्त पर विपक्ष के समर्थक लोग हैं, वो सारे के सारे कह रहे हैं। विशेष तौर पर कल ही ये बात अक्षरशः जो बात मैंने अभी बोली है, अक्षरशः यही बात योगेंद्र यादव ने बोली। योगेंद्र यादव एकेए सलीम खान अमूमन देश में हर नौजवान युवा उनको जानता है और उन युवाओं को तो सलाम है, उन युवाओं को प्रणाम है, उन युवाओं को शत-शत प्रणाम है जो योगेंद्र यादव जैसे इंसान को अपना आदर्श भी मानते हैं। बहुत शानदार। अब योगेंद्र यादव के तर्क के ऊपर अगर हम जाएँ कि ईवीएम को सिर्फ़ उसी टाइम पर पाक साफ माना जाएगा, जिस टाइम पर ईवीएम विपक्ष के फ़ेवर में इलेक्शन के रिज़ल्ट देगी। अगर वो इलेक्शन के रिजल्ट विपक्ष के फेवर में नहीं देगी, तो फिर जो ईवीएम है उसको पाक-साफ नहीं माना जाएगा और ये माना जाएगा कि ईवीएम के साथ कोई ना कोई घपलेबाज़ी की गई है। पिछले काफ़ी सालों से इसी तरह के कुतर्क हम समाज में देखते हुए चले आ रहे हैं। अब इन कुतर्कों से बचने के लिए, इन कुतर्कों से बाहर निकलने के लिए वही लोग जो ईवीएम के खिलाफ कुतर्क देते हैं, वो कहते हैं कि ये पूरे का पूरा जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन को मशीन हटाकर हमें इस इलेक्शन को बैलेट पेपर पे करना चाहिए। कितना हसीन ख्वाब है ना, सुनने में भी अच्छा लगता है और कहते हैं कि दुनिया में और कहीं पर भी ईवीएम के ऊपर इलेक्शन नहीं हो रहा है। ये वही बात है कि अगर हमारे पास में एक बहुत बेहतरीन हेलीकॉप्टर है और दुनिया में किसी और के पास चॉपर नहीं है, तो कुछ लोग ये कहें कि हमें भी अब बैलगाड़ी से ही चलना चाहिए, क्योंकि बैलगाड़ी से चलने से ही सही सेहत रहेगी और अगर हम बैलगाड़ी से नहीं चलेंगे, तो हम सही नहीं चल रहे हैं। इसी तरह के कुतर्क ईवीएम के बारे में दिए जा रहे हैं। अगर दुनिया में किसी के पास भी ईवीएम इस वक़्त पर मौजूद नहीं है, तो हमें खुश होना चाहिए कि हमारे पास वो तकनीक है, जिस तकनीक के दम पर हम दुनिया से आगे निकल चुके हैं। फिर अगर हम ये बात भी करें, अगर हम मान भी लेते हैं कि चलिए ठीक है, आप मानते हो कि ईवीएम में छेड़खानी की जा सकती है, तो पिछले काफ़ी दिनों से इलेक्शन कमीशन ने एक खुला चैलेंज दिया हुआ है कि कोई भी आए, हमारी ईवीएम को टैम्पर करके दिखाए, ईवीएम को हैक करके दिखाए, ईवीएम के साथ छेड़खानी करके दिखाए और करोड़ों का इनाम भी लेके जाए साथ। आओ और बताओ कैसे होती है, आओ और दिखाओ कैसे होती है। लेकिन आज तक इन्हीं लोगों में से एक भी आदमी सामने आकर ये तक नहीं कह पाया है कि ईवीएम जो इलेक्शन कमीशन का चैलेंज है ईवीएम को लेकर, मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ। एक भी इंसान ने ये नहीं कहा है। लेकिन जैसे ही मीडिया के सामने बैठेंगे, जैसे ही देश को बरगलाने की बारी आएगी, जैसे ही देश को बहकाने की बारी आएगी, जैसे ही चमचों को बेवकूफ़ बनाने की बारी आएगी, तो यही लोग सामने आते हैं और कहते हैं कि नहीं ईवीएम में तो छेड़खानी की जा सकती है। अगर ईवीएम में छेड़खानी की जा सकती है, तो फिर आप वो ईवीएम में छेड़खानी करके क्यों नहीं दिखाते? जबकि इलेक्शन कमीशन उसी छेड़खानी के करने के करोड़ों रुपए भी आपको दे रहा है। कोई नहीं करके दिखाता। फिर 2004 के इलेक्शन में पूर्णतः हमारा जो ये चुनाव था 2004 का, इस 2004 के चुनाव के अंदर ही ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। 2002 में कानून बना था जिस कानून में ईवीएम के इस्तेमाल को हरी झंडी दे दी गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी के वक़्त पर हरी झंडी मिली थी और
एक बहुत मज़ेदार बात ये है कि जैसे ही अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के वक़्त पर इसको हरी झंडी दी गई, तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली गई थी। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में से किसी भी इंसान ने उठकर इसी ईवीएम के ऊपर कोई दोष नहीं लगाया। 2005 के चुनाव रहे, 2007 के चुनाव रहे, फिर बड़ा इलेक्शन 2009 का रहा। उस वक़्त भी बीजेपी ने अच्छा परफ़ॉर्म नहीं किया था। लेकिन इन्हीं लोगों ने सबने कहा कि नहीं अब ईवीएम ठीक है क्योंकि कांग्रेस जीत रही है। और बीजेपी ने भी कभी ईवीएम के ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम नहीं लगाए कि आप आइए और देखिए और इस ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर के ऊपर आप जाइए क्योंकि बैलेट पेपर के ऊपर आप जाएँगे तो आप वहाँ पर जीत जाएँगे। अब बैलेट पेपर के ऊपर जाना है, क्या ये तर्कसंगत है? इसके बारे में अब तक किसी ने भी बात नहीं की है। कोई भी बड़े-बड़े जितने भी हमारे तर्कशील वीर हैं, जितने भी हमारे मीडिया हाउसेज़ या जितने भी हमारे न्यूज़ पोर्टल्स और न्यूज़ चैनल हैं, इनमें से किसी ने भी अब तक इस बात पर बात ही नहीं की है कि क्या ये व्यावहारिक है कि हम बैलेट पेपर के ऊपर दोबारा से जा सकते हैं? चलिए देख लेते हैं। हमारे देश में कुल मिलाकर 96.5 यानी कि साढ़े 96 करोड़ मतदाता हैं। साढ़े 96 करोड़ मतदाता हैं। अगर आप बैलेट पेपर के ऊपर जाते हो तो इस साढ़े 96 करोड़ के बैलेट पेपर तो आपको छापने ही छापने पड़ेंगे। साथ में 10% से लेके 15% आपको एक्स्ट्रा पेपर छापने पड़ेंगे। कुल मिला के 110 करोड़ के लगभग आपको बैलेट पेपर छापने पड़ेंगे। 110 करोड़ बैलेट पेपर आपको छापने पड़ेंगे एक चुनाव के लिए, जिस चुनाव में मैं कह रहा हूँ वो चुनाव है मात्र और मात्र आपका सेंट्रल इलेक्शन यानी कि प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव जो है, उसके अंदर ही आपको 1 करोड़ 10 लाख मतपत्र छापने पड़ेंगे। 1 करोड़ 10 लाख। अब इस 1 करोड़ 10 लाख मतपत्रों को छापने की जो 1 करोड़ 110 करोड़ माफ़ कीजिएगा। हमारे देश में कुल मिलाकर 96 करोड़ जो है, वो मतदाता हैं और हमें जो बैलेट पेपर छापने होंगे, वो 10% मार्जिन के साथ 110 करोड़ मतपत्र छापने होंगे। और वो 110 करोड़ मतपत्रों को छापने के लिए संसाधन जो लगेंगे, वो लगेंगे, कोई बात नहीं है। बैलेट पेपर के साथ में जो बैलेट बॉक्स है, वो बैलेट बॉक्स लगेंगे। बैलेट बॉक्स के साथ में उस मतदान को संभव करने के लिए एक इतनी बड़ी मैन फ़ोर्स लगेगी जिसमें तकरीबन-तकरीबन 25 लाख से 30 लाख लोग इस मतदान को संपन्न करने में लगेंगे। सिर्फ़ इस एक मतदान को संपन्न करने में। इसको गिनने में कितने दिन लगेंगे फिर? इसको गिनने में जैसे कि हमारा जो 1998 का और 1996 के जो चुनाव थे, वो चुनाव पूर्णतः बैलेट पेपर पे हुए थे। उन चुनाव के दौरान लगभग-लगभग 4 दिन से लेकर 7 दिन तक सिर्फ़ और सिर्फ़ बैलेट पेपरों को गिनने में लग जाते थे। और इस 7 दिन तक का जो टीए, डीए, अलाउंस, खाना-पीना, सिक्योरिटी खर्चा अगर हम जोड़ें, कितना हो जाता है? उसके ऊपर हम बात करेंगे। पेड़ कितने कटेंगे? अभी हम पिछले काफ़ी दिनों से देख रहे हैं, हो हल्ला पेड़ काट रहे हैं, अंडमान में पेड़ कट गए, निकोबार में पेड़ कट गया, अरावली में पेड़ कट गए। क्या आप जानते हैं कि मात्र और मात्र 110 करोड़ बैलेट पेपर छापने के लिए ही हमें 2 लाख से 4 लाख पेड़ काटने पड़ेंगे। 2 लाख से 4 लाख पेड़ काटने पड़ेंगे। अब हम टोटल इसकी कॉस्ट की बात कर लेते हैं कि 1 करोड़ बैलेट पेपरों के ऊपर हमारी कॉस्ट कितनी आती है। 1 करोड़ बैलेट पेपर छापने में मिनिमम अगर मैं खर्चा लगाता हूँ कि 1 बैलेट पेपर को छापने में मेरा ₹5 लगता है, तो मेरा सीधा-सीधा खर्चा हो गया लगभग-लगभग तकरीबन-तकरीबन हमारा 5 करोड़ रुपए, 1 करोड़ की हम बात कर रहे हैं पहले, तो 5 करोड़ के लगभग मेरा सिर्फ़ छापने का होगा। लॉजिस्टिक्स का जो कॉस्ट है क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ना जिस गाँव में मैं छाप रहा हूँ, वहीं पर ही मैंने पहुँचाने हैं। तो लॉजिस्टिक्स का जो कॉस्ट निकलता है, लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट भी लगभग-लगभग 3 करोड़ से 4 करोड़ लग जाता है। उसके बाद जो टीए-डीए और अलाउंस और जो सरकारी भत्ता लग जाता है, स्टाफ का जो खर्चा है, वो 10 करोड़ के लगभग लग जाता है और इसी चीज़ की सिक्योरिटी करने के लिए हमें 5 करोड़ रुपए और खर्चने पड़ते हैं। टोटल मिला के अगर मेरे को 1 करोड़ बैलेट पेपर चाहिए, तो उस 1 करोड़ बैलेट पेपर को मेंटेन करने के लिए मेरे को 25 करोड़ रुपए चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है कि मेरे देश में मात्र और मात्र 110 करोड़ बैलेट पेपर ही लगेंगे। हमारे देश में 3 टियर
डेमोक्रेसी है, यानी कि सबसे पहले आप एमपी के वोट डालेंगे, फिर आप एमएलए के वोट डालेंगे, फिर आप नीचे पंचायत के वोट, पार्षद के वोट, जिला परिषद के वोट, आपके जो मेंबर, जो वार्ड मेंबर होते हैं, वार्ड मेंबर के वोट डालेंगे। लगभग 6 किस्म के वोट हमें डालने होते हैं। ये जो 6 किस्म के वोट को अगर मैं 110 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो लगभग लगभग 660 करोड़ बैलेट पेपर चाहिए मेरे को। 660 करोड़ बैलेट पेपर। 660 करोड़ बैलेट पेपर को मेंटेन करने का मेरा जो खर्चा निकलता है, वो खर्चा निकलता है तकरीबन तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए। तकरीबन तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए। अब 12,000 करोड़ रुपए कितनी बड़ी अमाउंट, और ये अमाउंट मेरे को बार-बार चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बार मेरे को ये अमाउंट चाहिए, ये अमाउंट मेरे को हर बार चाहिए। अब इसके लिए पेड़ कितने कटेंगे, ये उनके लिए खास है जो एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट चलाते हैं, जो पर्यावरण प्रेमी हैं, लेकिन पर्यावरण के नाम पर मात्र और मात्र विरोध करने के सिवाय उन्होंने कुछ नहीं किया। ये उनके लिए खास सेक्शन है कि अगर मैं 5 ग्राम का भी एक पेपर को मान लेता हूँ, तो मेरे को 1 ग्राम 5 ग्राम का पेपर है और लगभग 660 करोड़ मेरे को पेपर चाहिए, तो मेरे को 30 से 32 मेट्रिक टन लकड़ी चाहिए। 30 से 32 मेट्रिक टन लकड़ी चाहिए। बफर स्टॉक और अगर मैं मिलाऊँगा, क्योंकि सारे का सारा तो सही नहीं होगा, तो मेरे को 35 मेट्रिक टन लकड़ी चाहिए। 35 मेट्रिक टन लकड़ी कितने पेड़ों में होगी? 35 मेट्रिक टन लकड़ी 7 लाख पेड़ों में होगी। क्या आपको पता है 7 लाख पेड़ कितने होते हैं? क्या आपको पता है 12,000 करोड़ रुपए कितना होता है? 7 लाख मेट्रिक टन 7 लाख पेड़ों के लिए मेरे को तकरीबन तकरीबन 3,000 के लगभग जो किल्ले हैं, 3,000 एकड़ का जंगल साफ करना पड़ेगा। यानी कि हर चुनाव में 3,000 एकड़ का जो जंगल है, वो हम साफ कर देंगे। फिर उसको गिनती के लिए एक फ़ौज चाहिए। फिर 12,000 करोड़ का जो खर्चा लग रहा है, 12,000 करोड़ के खर्चे में अगर मैं सरकारी स्कूल का, अच्छे सरकारी स्कूल का, हाईटेक सरकारी स्कूल का खर्चा मात्र 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए भी लगाता हूँ कि एवरेज 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए सालाना खर्चा है, तो मेरा जो खर्चा निकल रहा है, मैं 12,000 करोड़ में 6,000 से 7,000 स्कूल रन कर सकता हूँ। एक एम्स को बनाने का जो खर्चा है वो 1,000 करोड़ से 1,200 करोड़ रुपए के लगभग-लगभग निकलता है। तो मैं 10 से लेकर 12 एम्स खड़े कर सकता हूँ। मैं 7 लाख पेड़ बचा सकता हूँ। मैं पैसे बचा सकता हूँ, मैं मैन पावर बचा सकता हूँ और मैं काम को फ़ास्ट कर सकता हूँ। और जो ये कहते हैं कि मशीन गलती करती है, एक बात बताइए, आदमी जो गिन रहा है, आदमी तो मशीन से ज़्यादा करप्ट है। मशीन करप्ट नहीं है। उस आदमी की क्या गारंटी है कि जो बंडल बनते थे, ये जो कहते हैं कि बैलेट पेपर के ऊपर इलेक्शन होना चाहिए, ठप्पा बैलेट पेपर पे लगना चाहिए, ये भी नहीं जानते कि जब गिना जाता था बैलेट पेपर को, तो बंडल बनते थे 50 के और 100 के, और उन्हीं बंडलों के अंदर सबसे ज़्यादा धांधली होती थी, क्योंकि बाद में बंडल गिने जाते थे, वोट नहीं गिने जाते थे। पहले बंडल बनाए जाते थे, फिर बंडल गिने जाते थे। तो अगर मैंने एक बंडल 50 का बना रहा हूँ और मैंने वहाँ पर उस 50 के बंडल में एक पार्टी का मैंने 55 का डाल दिया और दूसरी पार्टी का मैंने 45 का डाल दिया, एक को मैंने 5 का नुकसान कर दिया, एक को मैंने 5 का फ़ायदा कर दिया। क्या कोई माई का लाल इसको पकड़ सकता है? कोई भी नहीं पकड़ सकता, क्योंकि गिने तो बंडल ही जाते हैं। तो ये सारे के सारे ये सारी चीज़ें क्यों चिल्ला रही हैं? क्या इनको नहीं पता कि 7 लाख पेड़ कितने होते हैं? लगभग-लगभग 600 क्रिकेट स्टेडियम जितना जंगल साफ करना पड़ेगा हमें। 600 क्रिकेट स्टेडियम जितना जंगल। तो ये कर क्यों रहे हैं कि बैलेट पेपर पे होना चाहिए? क्योंकि बैलेट पेपर के अंदर धांधली आसान है। ये जितनी भी पार्टियाँ हैं, जो खानदानी पार्टियाँ हैं, ये क्या करती थी? बैलेट बॉक्स उठा-उठा के भाग जाती थी। ये बहुत पुराना इतिहास नहीं है, मात्र आज से 25 साल पहले तक। और जब ईवीएम आई थी, ईवीएम के बाद तक भी गरीब आदमी का क्या हाल किया जाता था बटन दबाते वक़्त, तो वो सबके सामने बैलेट बॉक्स के अंदर स्याही डाल दी जाती थी। अगर जिस भी बूथ में आपको ये लगता था कि इस बूथ के अंदर मेरा जो विरोधी है, उस विरोधी के वोट ज़्यादा हैं, तो उसके अंदर स्याही डाल दी जाती थी। गिनते टाइम धाँधली की जाती थी। क्या लगता था?
मैन पावर लगती थी। अब हमारे पास मशीन है, लेकिन मशीन नहीं चाहिए, तो फिर ये फ़ोन, मोबाइल भी छोड़ दो, ये एसी भी छोड़ दो, ये गाड़ियाँ भी छोड़ दो, ये हमारे चॉपर्स छोड़ दो, ये हमारे प्लेन छोड़ दो, ये हमारी नमो भारत ट्रेन छोड़ दो, ये हमारे हाईवे छोड़ दो। सारी चीज़ें तो छोड़ दो ना, क्योंकि बेहतरी की तरफ तो हमें जाना ही नहीं है। अब उन पर्यावरण प्रेमी जो हैं, उनकी सबकी ज़ुबानें सिल जाएँगी। और जब बंगाल का नतीजा आएगा, तो बंगाल के नतीजे के अंदर सिर्फ़ एक ही चीज़ देखी जाएगी, और वो चीज़ देखी जाएगी कि क्या विपक्ष का जो नैरेटिव है, क्या विपक्ष का जो संवाद है, क्या विपक्ष की जो जीत है, वो होगी। अगर होगी तो मशीनें सही हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश की मशीनें सही थी, लेकिन हरियाणा की मशीनें गलत थी। जैसे कि झारखंड की मशीनें सही थी, लेकिन महाराष्ट्र की मशीनें गलत थी। महाराष्ट्र में भी सिर्फ उन इलाकों की मशीनें गलत थी, जिन इलाकों के अंदर बीजेपी के प्रत्याशी जीते और सत्ता पक्ष के प्रत्याशी जीते। बाकी जहाँ-जहाँ पर विपक्ष के प्रत्याशी जीते हैं, वो सारी की सारी मशीनें सही हैं। क्या ये दोगलापंथी और क्या ये द्विअर्थी संवाद जो है, ये सबके लिए घातक नहीं है? ये देश के लिए तो घातक है ही है। क्या ये हमारी आर्थिक सेहत के लिए घातक नहीं है? ये हमारी आर्थिक सेहत के लिए तो घातक है ही है। क्या ये हमारे पर्यावरण के लिए घातक नहीं है? 7 लाख पेड़ कटेंगे, तो ना सिर्फ पेड़-पेड़ खत्म होंगे, उन पेड़ों के अंदर बसने वाली करोड़ों चिड़ियाएँ खत्म हो जाएँगी। उन पेड़ों के नीचे रहने वाले लाखों के लाखों पशु खत्म हो जाएँगे। उन पेड़ों के नीचे रहने वाले करोड़ों सरीसृप खत्म हो जाएँगे, लेकिन उनसे इनको कोई मतलब नहीं है। ये वही लोग हैं जो पर्यावरण के नाम पर तो अपनी धोती फाड़ते हैं, पर्यावरण के नाम पर तो अपने नीले पेटीकोट फाड़ते हैं, लेकिन टिहरी बाँध जिस टाइम पे बन रहा था, जो सबसे बड़ा नेचुरल डिज़ास्टर है आज तक की हिस्ट्री का, उस टाइम पर इनमें से कोई कुछ नहीं बोला। मैं इन लोगों को अधे पौए में बिकने वाले चाट चटुए कहता हूँ। ये चाटने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनको कोई मतलब नहीं है पेड़ों से, इनको कोई मतलब नहीं है देश से, इनको कोई मतलब नहीं है पर्यावरण से, इनको कोई मतलब नहीं है राष्ट्र से, इनको कोई मतलब नहीं है संस्कृति से, इनको कोई मतलब नहीं है सभ्यता से, इनको मतलब है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ चमचागिरी करने से, कैसे भी करके हमारे मालिक, हमारे अब्बू जीत जाएँ, ताकि हमें बोटी मिलना दोबारा से शुरू हो जाए, क्योंकि अब बोटियाँ नहीं मिल रही हैं। इस वजह से इस ईवीएम के ऊपर इन्होंने हो हल्ला करना शुरू कर दिया है। अब विषय ये है कि क्या ईवीएम अपनी इज़्ज़त बचा पाएगी? लेकिन क्या ईवीएम अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए जनादेश के साथ धोखा कर सकती है? क्योंकि अगर ये जीत रहे होते विपक्ष, तो जो इनके पक्ष का वोटर है, वो सड़क पर भी तो दिखना चाहिए। अगर ये जीत रहे होते, तो फिर जो 400 पार का मोदी का नारा था, मोदी वो पूरा क्यों नहीं कर पाए? बीजेपी ने बड़े गाहे-बगाहे से 400 पार का नारा दिया था, लेकिन वो 400 पार का नारा पूरा नहीं हो पाया, तो अगर मशीनों में धांधली थी, तो वो क्यों नहीं पूरा हो पाया? अगर मशीनों में ही धांधली थी तो महाराष्ट्र का चुनाव जो था, वो क्यों उस टाइम पे महायुति जो गठबंधन था वो जीत गया था? अगर इसी के मशीनों के अंदर ही धांधली है, तो कितने चुनाव ऐसे होते हैं जहाँ पर विपक्ष जीत जाता है, लेकिन वो मशीनें एकदम से ठीक हो जाती हैं। अगर मशीनों के अंदर धांधली है, तो क्यों कोई सामने आकर विपक्ष के पास आज के दिन कौन-सा ऐसा देश है जिसकी मदद नहीं है? चीन की मदद उसके पास है, अमेरिका की मदद उसके पास है और एक से एक टेक सेवी लोग हैं। सैम पित्रोदा जैसे लोग उनके पास बैठे हैं, तो क्यों उनको लेकर इलेक्शन कमीशन के चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करते ये सारे के सारे चाट-चटुए लोग? क्यों ये चाहते हैं कि 7 लाख पेड़ों की बलि दे दी जाए? क्यों ये चाहते हैं कि करोड़ों पक्षियों की बलि दे दी जाए? क्यों ये चाहते हैं कि करोड़ों के करोड़ हमारे सरीसृपों की बलि दे दी जाए? अब पेड़ 5 साल में तैयार नहीं होते। कम से कम उतने बड़े पेड़ तो तैयार नहीं होते जिसमें से 1 टन लकड़ी निकल सके और उस 1 टन से 2 टन की लकड़ी में से अच्छा खासा पेपर बन सके, क्योंकि ये जो 7 लाख की कैलकुलेशन है, ये उस पेड़ की है जो पेड़ 1 टन से 2 टन के अमूमन लकड़ी निकाले, टहनियाँ नहीं। लकड़ियाँ निकालें ताकि पल्प बने और उस पल्प से पेज बन सके, पेपर बन सके। आज इस देश को ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम इन मुट्ठी भर लोगों के नैरेटिव के अंदर बढ़कर पर्यावरण का विनाश कर देंगे? क्या हम इन मुट्ठी भर लोगों के प्रभाव में आकर पूरी की पूरी सृष्टि के अंदर बसे हुए तमाम जीव जगत का विनाश कर देंगे? हमें ये सारी बातें सोचनी है, क्योंकि ना सिर्फ देश हमारा है, ये संपूर्ण जीव जगत की ज़िम्मेदारी हमारी है। इस देश के इस धरा के ऊपर रह रही एक चींटी से लेकर एक हाथी तक की ज़िम्मेदारी हमारी है।
और ये हमारा सनातन हिंदू धर्म ही है, जो हमें प्रत्येक जीव की देखभाल करने की प्रेरणा देता है, जो हमें बताता है कि धरा के ऊपर मौजूद प्रत्येक जीव की संभाल करना आपकी ज़िम्मेदारी है। आप सोचिएगा ज़रूर, अगर आपके मन में कोई भाव उमड़े तो हमें बताइएगा ज़रूर। अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक सुनी है और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो दैनिक अंगारा को सब्सक्राइब कीजिएगा, दैनिक अंगारा को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और साइड में एक घंटी का बटन है, तो उस घंटी को दबाकर बोलिएगा जय श्री राम, जय। अगले अंक में एक नई बात के साथ, एक नए महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।